सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। आशा है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम जो आज बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे संपत्ति अंतरण अधिनियम की। और इस टॉपिक की, इस विषय की लगभग 6-7 क्लास हो चुकी हैं, तो उससे आगे की आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए सीधा टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं। धारा 9 के बारे में आज हम बात करेंगे। तो क्या कहती है धारा 9, आइए देखते हैं भाई। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 9 क्या कहती है भाई, आइए। धारा 9 बोलती है मौखिक अंतरण के बारे में, यानी कि ओरल ट्रांसफर के बारे में, कि क्या मौखिक मुख के द्वारा भी, यानी कि बोलकर भी किसी संपत्ति को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो धारा 9 बताती है, क्या बात लिखी हुई है, कानून कहता है कि हर वह संपत्ति जिसे ट्रांसफर यानी कि अंतरण करने के लिए कानून में लिखकर, यानी कि लिखी पढ़ी देना जरूरी नहीं है, आप बोलकर यानी कि मौखिक रूप से, यानी कि ओरल ट्रांसफर भी कर सकते हैं भाई। तो धारा 9 कहती है कि जो संपत्ति जो है, संपत्ति जिसका हम अंतरण कर रहे हैं, संपत्ति अंतरण करने के लिए कानून में लिखकर देना जरूरी नहीं है भाई, ठीक है। आप बोलकर भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। ये धारा 9 बोलती है भाई। तो क्या बोलकर ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब कोई संपत्ति हम बेच रहे हैं तो उसकी सभी कुछ चीजें, ये नहीं कि हम लिख कर ही दें, एक लिस्ट बना कर ही दें, ठीक है। हम बोलकर भी क्या है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे ठीक है मैं तुम्हें यह दे रहा हूं भाई, ठीक है। सब कुछ लिखना जरूरी नहीं है भाई, ठीक है। यानी कि सब कुछ लिखना जरूरी नहीं है, बोलकर भी ट्रांसफर हो सकती है संपत्ति, धारा 9 बोलती है। अगर किसी खास सौदे के लिए कानून ने यह नहीं कहा कि इसे लिखो ही लिखो, तो आप उसे बस बोलकर और कब्जा देकर भी दे सकते हैं। कानून बोलता है कि हर चीज को लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। किसी खास सौदे के लिए अगर कानून ने यह नहीं कहा कि आपको लिखना ही लिखना होगा, तो आप बोलकर भी उस संपत्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर शर्त यह लगा रखी कि लिखना ही लिखना होगा, तो आपको लिख कर देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं लिखा कहीं पे कि इसको तो लिख कर देना है, ठीक है। तो आप क्या है, बोलकर भी उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, संपत्ति को बेच सकते हैं, अंतरण कर सकते हैं। अंतरण कैसे होता है अब इसका, आइए देखते हैं भाई। कब्जा देकर भाई, जैसे ही आप अपने सामान को उस चीज या कब्जा, उसका अधिकार संभालता दे देते हैं, वह संपत्ति उसकी मानी जाएगी। इसमें किसी कागज की जरूरत नहीं पड़ती भाई, ठीक है। अंतरण कैसे होता है, एक तो कब्जा देके, यानी कि कब्जा देकर भाई, जैसे किसी, यानी कि आप सामने वाले को उस चीज का कब्जा दे देते हैं, ठीक है भाई, वह संपत्ति उसकी मानी जाएगी। इसमें किसी कागज की जरूरत नहीं होती भाई, ठीक है। बात नंबर 3, आइए देखते हैं इसके उदाहरण क्या होते हैं। 100 रुपए से कम की अचल संपत्ति, ऐसी जमीन या मकान जिसकी कीमत 100 रुपए से कम की हो, उसे बिना किसी कानूनी कागजात के सिर्फ कब्जा देकर ट्रांसफर किया जा सकता है। इस बात को ध्यान रखना। यूपी जैसे कुछ राज्यों में इनके नियम अलग है। तो ये बोल रखा 100 रुपए से कम अचल संपत्ति हो, तो ऐसी संपत्ति को आप क्या है, कब्जा देकर भी क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। बोलकर भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ये नहीं कि लिखना ही जरूरी है। महीने दर महीने का, अगर जब आप किसी को अपना घर किराए पर देते हैं, तो अक्सर आप बस बोलकर तय कर लेते हैं कि यहाँ किसी बड़े एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये पकड़िए, आप मकान की ताली और कब्जा आपका हो गया, ठीक है। संपत्ति की आप सुरक्षा रखिए। तो ये धारा 9 बताती है कि मौखिक अंतरण भी होता है।
एक रूल बताया कि 100 रुपये से कम की अगर अचल संपत्ति तो उसको कब्जा देकर क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। कागजात जमा करके गिरवी रखना भाई, ठीक है। अगर आप लोन लेते समय अपनी प्रॉपर्टी की ओरिजिनल कागजात बैंक के पास रख देते हैं तो यह भी एक तरह का क्या है, मौखिक ट्रांसफर जैसा ही माना जाता है, ठीक है। 100 रुपये से कम का विनियम, अगर आप 100 रुपये से कम मूल्य की दो चीजें उनकी अदला बदली कर लेते हैं तो इसके लिए भी लिखा पढ़ी जरूरी नहीं है भाई, ठीक है। यानी कि 100 रुपये से कम की चीज है तो आप चीजों की अदला बदली कर लेते हैं तो इसके लिए भी लिखा पढ़ी जरूरी नहीं है, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कानून हर जगह कागजी कार्रवाई नहीं थोपता भाई। अगर कानून ने किसी चीज के लिए लिखित डीड यानी कि रजिस्ट्री डीड अनिवार्य नहीं की है तो आप शब्द यानी कि मौखिक और चीज का कब्जा देकर क्या कर सकते हैं, अंतरण कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं धारा 9 का दूसरा हिस्सा, जहां सिर्फ बोलकर काम नहीं चलेगा। पहले धारा 9 में देखा था कि हम बोलकर काम चल जाता, बोलकर हम ट्रांसफर कर सकते हैं भाई किसी चीज। अब बात धारा 9 ये बोलती है कि ऐसे जहां सिर्फ बोलकर काम नहीं चलेगा तो उस स्थिति में क्या है, आइए देखते हैं। कानून ने कुछ मामलों में बहुत महत्वपूर्ण माना है, कानून ने कुछ मामलों को बहुत महत्वपूर्ण माना है, इसलिए वहां जुबानी बात ओरल ट्रांसफर नहीं चलती भाई। तो कानून बोलता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है तो वहां पर आप जो है मौखिक ट्रांसफर नहीं कर सकते, मौखिक अंतरण नहीं कर सकते किसी संपत्ति का, वहां आपको लिखित एग्रीमेंट बनवाना ही पड़ेगा और उसका रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा भाई। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वह ट्रांसफर कानून की नजर में क्या होगा भाई, शून्य होगा, बेकार माना जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये 9 मुख्य मामले जहां लिखा पढ़ी और रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। तो 9 ऐसे पॉइंट बताए यहाँ पे धारा 9 में कि ये 9 ऐसे पॉइंट हैं जिसमें लिखा पढ़ी होना जरूरी है, ठीक है। अगर लिखा पढ़ी इन मामलों में नहीं हुई तो ट्रांसफर जो है वो क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। अंतरण जो है वो क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। आइए पहला पॉइंट देखते हैं क्या इसमें, अचल संपत्ति का दान। अगर आप अचल संपत्ति का दान कर रहे हैं तो उसमें क्या है, आपको रजिस्टर कराना जरूरी है। अगर आप अपनी जमीन या मकान किसी को गिफ्ट कर रहे हैं तो उसे रजिस्टर कराना जरूरी है, ठीक है। बात नंबर 2, 100 रुपये से अधिक की जमीन मकान बेचना भाई। यानी कि हमने पिछले पॉइंट में देखा था अगर 100 रुपये से नीचे का तो है तो मौखिक ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन अगर 100 रुपये से ऊपर की अगर जमीन है कोई भी या मकान है उसको आप बेच रहे हैं तो आपको रजिस्टर्ड कराना जरूरी है। रजिस्टर्ड सेल डीड के सौदा करना जरूरी है, आपको लिखित में जरूरी है। अगर प्रॉपर्टी की कीमत 100 रुपये से ज्यादा है तो बिना रजिस्टर्ड सेल डीड के सौदा नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखें। अमूर्त संपत्ति बेचना ठीक है। तो अगर आप अमूर्त संपत्ति बेचते हैं तो वो भी क्या है, लिखित करवानी जरूरी होगी। जैसे कि किसी संपत्ति से मिलने वाला किराया बेचना चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो तो वो भी आपको क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, तभी वो मान्य है। लंबे समय का पट्टा, अगर आप जमीन किसी को लीज पर दे रहे हैं तो उसका भी रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा। अगर आप जमीन या मकान 1 साल से ज्यादा के लिए किराए पर या पट्टे पर दे रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन जरूरी है, इसको बोलते हैं लीज एग्रीमेंट करवाना पड़ेगा इसमें आपको, ठीक है। सादा बंधक भाई, ठीक है। अगर आप किसी से पैसा लेने के बदले अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है भाई, ठीक है। बात नंबर 6, अन्य बंधक भाई। ऊपर बताए गए टाइटल डीड जमा करने वाले तरीके को छोड़कर बाकी सभी तरह के बंधक अगर लोन 100 रुपये से क्या है ऊपर का है तो आपको क्या कराना पड़ेगा भाई, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, इसका एग्रीमेंट करवाना, ठीक है। 100 रुपये से अधिक का विनियम, अगर आप 100 रुपये से अधिक की वस्तु की अदला बदली कर रहे हैं तो भी क्या है, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, ठीक है। अनुयोज्य दावे भाई, इसके लिए लिखना
तो जरूरी है, लेकिन रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। यह एक अपवाद है भाई, इसका ध्यान रखना भाई, कि मैंने इससे इतने पैसे लिए और इतने दिन में लौटा दूंगा। ठीक है, तो अनुचित दावे जो होते हैं इनमें क्या है, आपको लिखना तो जरूरी है लेकिन रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। पारिवारिक समझौता भाई, फैमिली सेटलमेंट। ठीक है, अगर घर परिवार में संपत्ति के बंटवारे का कोई समझौता हुआ और उसे लिखित रूप दे दिया गया तो उसे रजिस्टर करवाना पड़ता है भाई, इस बात को ध्यान रखना। तो ये 9 कंडीशन है, 9 स्थितियां हैं, 9 मामले हैं जहां क्या है रजिस्ट्रेशन जरूरी है भाई, एक अनुचित दावों को छोड़कर भाई। ये क्या है, लिखना यहाँ पे जरूरी है, लेकिन ये एक अपवाद है भाई। याद रखने वाली बात, लिखा पढ़ी सुरक्षा भाई। ठीक है, लिखा पढ़ी बराबर क्या है, सुरक्षा आपकी। जहां कानून ने कहा कि लिखो और रजिस्टर कराओ, वहां बिना इसके कोई कानूनी हक नहीं मिलता भाई आपको। ठीक है, शून्य भाई, अगर आपने इन मामलों में बिना रजिस्ट्रेशन के काम किया तो वह ट्रांसफर कानूनी रूप से हुआ ही नहीं माना जाता। ठीक है, जैसे कि आपने बिना रजिस्टर्ड डीड के मकान बेच दिया तो आप अभी भी कानूनी मालिक बने रहेंगे, वह सौदा अदालत में टिक नहीं पाएगा भाई, ध्यान रखना भाई, क्योंकि आपने कोई रजिस्टर्ड किया ही नहीं है। रजिस्ट्रेशन का नियम क्या है, इसके लिए भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 के नियमों का पालन करना पड़ता है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बात करते हैं पारिवारिक समझौता। अगर परिवार के लोगों ने आपस में बैठकर अपनी मर्जी से और बिना किसी धोखे के सद्भावना पूर्वक कोई समझौता किया है कि किसकी संपत्ति कितनी होगी तो वह कानूनन पक्का माना जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं पारिवारिक समझौता। लेकिन कैसे होना चाहिए, सद्भावना पूर्वक होना चाहिए, बात को ध्यान रखना भाई। सुविधा का बहाना नहीं चलेगा, आप यह कहकर उस समझौते को नहीं तोड़ सकते कि उस मकान में रहने में परेशानी हो रही है या सुविधाजनक नहीं है, तो ये बहाना नहीं चलेगा भाई। अगर आपने एक बार फैमिली समझौता कर लिया, अगर समझौता आपकी सहमति से हुआ है तो वह दोनों पक्षों को मानना ही पड़ेगा। परिवार के झगड़े कम करने के लिए कानून इसे बहुत सम्मान देता है भाई, किसको, पारिवारिक समझौतों को। एक बार हुआ पारिवारिक समझौता कानूनन मान्य और बाध्यकारी होता है। ठीक है, संपत्ति ट्रांसफर को कानून रूप से सही होने के लिए 5 शर्तें होनी चाहिए। यानी कि जो संपत्ति का हमने अंतरण किया है, बेची है संपत्ति, ट्रांसफर किया संपत्ति का, तो उसके लिए कानूनन रूप से सही होने के लिए 5 शर्तें होनी चाहिए। 5 शर्तें होंगी तो क्या है, संपत्ति क्या होगी भाई, ट्रांसफर के योग्य है, ट्रांसफर सही हुआ भाई। अगर आप चाहते हैं कि कोई संपत्ति का ट्रांसफर कानून की नजर में वैध हो तो ये 5 चीजें होनी जरूरी हैं। कौन कौन सी, आइए देखते हैं भाई। संपत्ति ट्रांसफर करने लायक होनी चाहिए, धारा 6 संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 6 बोलती है कि संपत्ति ट्रांसफर करने लायक हो। हर चीज को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, जैसे किसी की नौकरी करने का हक, तो नौकरी करने का हक ट्रांसफर नहीं होगा, या कोई भविष्य की संभावित आय जो अभी है ही नहीं। केवल वही संपत्ति ट्रांसफर हो सकती है जो कानून की नजर में ट्रांसफर करने योग्य हो। ठीक है, तो पहली बात तो ये संपत्ति ट्रांसफर करने के लायक होनी चाहिए। उदाहरण, नौकरी का हक, संभावित आय ट्रांसफर नहीं होती वो। ठीक है, तो ये नहीं बोल सकता कोई कि मैं नौकरी लगूंगा तो 50,000 आएंगे, आप अभी से क्या कर लो, ये एग्रीमेंट कर लो कि आने वाली सैलरी आपकी होगी, तो वो ट्रांसफर करने लायक है ही नहीं। ठीक है, बात नंबर 2, देने वाला व्यक्ति सक्षम होना चाहिए। धारा 7 बोलती है कि टीएपी की धारा 7 ये बोलती है कि देने वाला व्यक्ति क्या हो, सक्षम हो। क्या देने वाला है, संपत्ति देने वाला व्यक्ति। संपत्ति देने वाला व्यक्ति कम से कम 18 साल का होना चाहिए, उसका दिमाग स्वस्थ होना चाहिए और वह नशे में नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात नंबर 3, लेने वाला व्यक्ति सक्षम होना चाहिए। धारा 6 जो संपत्ति ले रहा है वो भी क्या होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। संपत्ति लेने वाला भी कानून की नजर में उसे रखने के लिए सक्षम होना चाहिए। ठीक है, देने वाले के पास हक होना चाहिए। धारा 7 बोलती है कि जो संपत्ति दे रहा है उसको हक हो, ये नहीं कि किसी की संपत्ति और किसी को बेच रहा है।
जो व्यक्ति संपत्ति बेच या दे रहा है या तो वह उस संपत्ति का असली मालिक हो या उसके पास मालिक की तरफ से उसे ट्रांसफर करने का अधिकार, पावर ऑफ अटॉर्नी होनी चाहिए। अगर आपके पास अपना घर ही नहीं है तो आप उसे बेच कैसे सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है। बात नंबर 5 भी, कानूनी नियम पूरे होने चाहिए। ठीक है। जो हमने पहले पढ़ा, अगर कानून कहता है कि यह काम लिखकर और रजिस्टर्ड करके होगा तो उसे बिना रजिस्टर कराए ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अगर आप इन औपचारिकता को पूरा नहीं करेंगे तो ट्रांसफर अधूरा या शून्य माना जाएगा। 100 रुपये से अधिक की संपत्ति रजिस्ट्रेशन जरूरी है भाई। ठीक है। उदाहरण देखते हैं भैया। मान लीजिए ए अपनी जमीन ब को बेचना चाहता है भाई। ठीक है भाई, बेचना चाहता है। शर्त नंबर 1 फेल हुई। अगर जमीन ऐसी है जिसे बेचा नहीं जा सकता तो शर्त नंबर 1 फेल हो गई। ठीक है। क्यों फेल हो गई? क्योंकि जमीन बेचने लायक होनी चाहिए, ये बोला है कानून में। शर्त नंबर 2, अगर ए पागल है या बच्चा है तो शर्त नंबर 2 क्या हो गई? फेल हो गई। ठीक है। सक्षम होना चाहिए व्यक्ति, धारा 7 बोलती है। शर्त नंबर 3 भाई, शर्त नंबर 4 सॉरी, अगर ए उस जमीन का मालिक ही नहीं है तो शर्त नंबर 4 फेल होगी। ठीक है। यानी कि लेने वाला भी सक्षम हो और देने वाला, ये दोनों शर्तें यहाँ पे लग गई। देने वाले के पास हक होना चाहिए। ठीक है। मालिक ही नहीं है तो धारा 7 का क्या उल्लंघन है, तो ये संपत्ति भी क्या हो गई? फेल हो गई, ट्रांसफर होगा ही नहीं। शर्त नंबर 5, अगर संपत्ति 100 रुपये से ज्यादा की कीमत है और ए ने बिना रजिस्ट्रेशन के बस बोलकर बेच दी तो शर्त नंबर 5 भी क्या हो गई? यहाँ पे फेल हो गई। इस बात को भी ध्यान रखना। ठीक है। अगर इन पांचों में से एक भी शर्त पूरी नहीं हुई तो वह ट्रांसफर अवैध माना जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है। आगे बात करते हैं। पारिवारिक समझौता, फैमिली सेटलमेंट। इसका मतलब है कि अगर परिवार के लोगों ने आपस में बैठकर अपनी मर्जी से और बिना किसी धोखे से सद्भावना पूर्वक कोई समझौता किया है कि किसकी संपत्ति कितनी होगी तो वह कानूनन पक्का माना जाएगा भाई। ठीक है। असुविधा का बहाना नहीं चलेगा इसमें। परिवार अगर सेटलमेंट हो गया तो अगर यह कहकर उस समझौते को नहीं तोड़ा जा, आप यह कहकर उस समझौते को नहीं तोड़ सकते कि उस मकान में रहने में परेशानी हो रही है या सुविधाजनक नहीं है। अगर समझौता आपसी सहमति से हुआ है तो वह दोनों पक्षों को मानना ही पड़ेगा। परिवार के झगड़े कम करने के लिए कानून इसे बहुत सम्मान देती हुई परिवार समझौते को, पारिवारिक सेटलमेंट को, फैमिली सेटलमेंट को। बात नंबर 2, संपत्ति ट्रांसफर को कानूनी रूप से सही होने के लिए 5 शर्तें, ये हमने पहले भी देख ली। संपत्ति ट्रांसफर होने के लायक हो धारा 6 में, देने वाला व्यक्ति सक्षम हो धारा 7 में, लेने वाला व्यक्ति सक्षम हो धारा 6 में, देने वाले के पास हक होना चाहिए संपत्ति बेचने का, ये नहीं कि किसी की संपत्ति किसी को बेच दे, धारा 7 बोलती है। और कानूनी नियम पूरे होने चाहिए भाई। ठीक है। जहाँ पे लिखित की बात है, अगर 100 रुपये से अधिक का क्या है संपत्ति है तो उसका क्या है, लिखकर रजिस्ट्रेशन करवा कर ट्रांसफर किया जा सकता है भाई। ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। धारा 10 क्या कहती है? अब धारा 10 के बारे में चर्चा करते हैं। ये धारा 9 के बारे में हमने चर्चा की। संपत्ति के मालिकाना हक को स्वतंत्र रखना धारा 10 बोलती है। ठीक है। धारा 10 कहती है कि संपत्ति जो है उसके मालिकाना हक, मालिक कौन है उसका, उसके हक को स्वतंत्र रखना भी धारा 10 बोलती है। संपत्ति बेचना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, ये धारा 10 बोलती है। अगर कोई व्यक्ति आपको अपनी संपत्ति दे रहा है, जैसे बेच रहा है या उपहार में दे रहा है, तो वह ऐसी कोई भी शर्त नहीं लगा सकता जो आपको उस संपत्ति को आगे बेचने या किसी और को ट्रांसफर
करने से पूरी तरह रोक दे। ठीक है, तो धारा 10 ये बोलती जो मालिकाना जो हक जो है वो स्वतंत्र होना चाहिए, स्वतंत्र रखना धारा 10 बताती है। कि अगर कोई संपत्ति बेचना आपका क्या है, जन्मसिद्ध अधिकार है, धारा 10 ये बताती है। अगर कोई व्यक्ति आपको संपत्ति बेचता है तो वह उस संपत्ति पर यह शर्त नहीं लगा सकता कि संपत्ति आप किसी तीसरे व्यक्ति को बेचो या आगे संपत्ति को ट्रांसफर कर दो। यह शर्त नहीं लगा सकता कि आप नहीं बेच सकते उस संपत्ति। अब संपत्ति बेचना आपका क्या है, जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर ये धारा 10 बोलती है अगर बेचने वाले ने ऐसी शर्त लगाई तो वह शर्त ही क्या मानी जाएगी, शून्य या बेकार मानी जाएगी। अब बेचने वाला ये थोड़ी बेच दे कि ले मैंने तो आपको संपत्ति दे दी और आप बेच नहीं सकते आगे। ठीक है, मैंने ये संपत्ति लगाई, मैंने ये शर्त लगा दी कि आपको तो बेच दी और आप इसे आगे नहीं बेच सकते, तो संपत्ति बेचना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, ये धारा 10 बोलती है। ये शर्त पहले से क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। संपत्ति आपकी हो जाएगी लेकिन वह रोकने वाली शर्त कानून की नजर में नहीं रहेगी, इस बात को ध्यान रखना। उदाहरण देखते हैं भाई, राम बेचने वाला है, भाई क्या बेचने वाला है, ये संपत्ति बेचने वाला, ये जमीन बेचने वाला। श्याम खरीदने वाला, बिक्री समझौता। राम ने शर्त रखी, श्याम तुम यह जमीन, अब यह जमीन कभी भी किसी और को नहीं बेच सकते, तो ये शर्त, संपत्ति तो आपकी हो जाएगी लेकिन ये शर्त क्या है, अवैध हो जाएगी, शर्त शून्य हो जाएगी क्योंकि आपका जन्मसिद्ध अधिकार है भैया। कानून क्या कहेगा भैया आपको, यह शर्त शून्य है, श्याम मालिक बन गया और उसके पास पूरा हक है कि वह चाहे तो जमीन को रखे या भविष्य में किसी को भी बेच दे। राम की वह शर्त श्याम को नहीं बांध सकती, भाई इस बात को ध्यान रखना। श्याम मैं इस जमीन को किसी को भी बेच सकता हूं, मैं इसे किसी को भी बेच सकता हूं, तो ये जन्मसिद्ध अधिकार है, धारा 10 बोलती है। इसके अपवाद है भाई जहां पे शर्त वैध हो सकती है भाई। ठीक है, तो इसके अपवाद हैं कुछ। अपवाद क्या है, जहां पे शर्त सही मानी जा सकती है। पट्टे के मामले में भाई, अगर कोई मालिक अपनी जमीन किसी को किराए पर देता है तो वह यह शर्त लगा सकता है कि किराएदार आगे किसी और को सबलेट नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि किसी, अब मालिक ने किसी किराएदार को दे दी, लीज पे समझौता कर लिया और वो किसी और से कर ले, तो ये शर्त लगा सकता है कि मैंने आपको जमीन दी, आप किसी दूसरे को मत देना, आपसे लीज पर पट्टे पर आपको दिया है तो आप किसी तीसरे से पट्टा नहीं कर सकते। मालिक ये शर्त लगा सकता पट्टे के मामले में भाई। ठीक है, यह शर्त मान्य होगी क्योंकि यहाँ जमीन मालिक की अपनी ही है। जमीन क्या है, अभी तो अपनी ही है, बेची थोड़ी उसने लीज पे दी है, बस वह उपयोग करने का अधिकार दे रहा है। पट्टा समझौता किराएदार आगे किसी और को सबलेट नहीं करेगा भाई, इस बात को ध्यान रखना। स्त्री के हित के लिए अपवाद भाई, अगर संपत्ति किसी ऐसी महिला को दी जा रही है जो हिंदू, मुस्लिम या बौद्ध नहीं है। ठीक है, यानी कि संपत्ति किसी ऐसी महिला को दी जा रही है जो हिंदू, मुस्लिम या बौद्ध नहीं है, तो दान करने वाला यह शर्त लगा सकता है कि जब तक वह विवाहित है, यानी कि मैरिड है, वह इस संपत्ति को बेच नहीं सकती या उस पर कर्ज नहीं ले सकती। यह शर्त उस महिला की सुरक्षा के लिए मान्य हो सकती है। ठीक है, यानी कि स्त्री के हित के बारे में क्या है, एक अपवाद है।
तो क्या स्त्री के हित में भाई क्या है अपवाद है अगर संपत्ति किसी ऐसी महिला को दी जा रही है, ठीक है, जो हिंदू मुस्लिम या बौद्ध नहीं है, तो दान करने वाला यह शर्त लगा सकता है कि जब तक वह विवाहित है वह इस संपत्ति को बेच नहीं सकती या उस पर कर्ज नहीं ले सकती। यह शर्त उस महिला की सुरक्षा के लिए है। जब तक आप विवाहित हैं तब तक इस संपत्ति को बेच नहीं सकती या उस पर कर्जा नहीं ले सकती भाई, ठीक है। तो ये शर्त लगा सकते हैं, ठीक है, स्त्री के हित के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं टिप्पणी सशर्त अंतरण का मतलब। पूर्ववर्ती शर्त क्या है? ये शर्त ट्रांसफर होने के पहले पूरी होनी चाहिए। जैसे अगर तुम लॉ की परीक्षा पास करोगे तभी तुम्हें घर मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना, यह मान्य है भाई, ठीक है। तो ये ऐसी शर्तें होती हैं। ये कौन सी है? पूर्ववर्ती शर्तें। उत्तरवर्ती शर्तें कौन सी हैं? ये शर्त ट्रांसफर होने के बाद पूरी होनी चाहिए। घर जो तुम्हारा हो गया लेकिन अब तुम्हें शर्त माननी होगी कि तुम इसे कभी नहीं बेचोगे। यहाँ पर धारा 10 काम करती है और ऐसी शर्त को शून्य घोषित कर देती है, बात को ध्यान रखना, ठीक है। अर्थात ट्रांसफर तो वैध है लेकिन बाद वाली रोकने वाली शर्त क्या है? अवैध यानी कि शून्य है, ठीक है। आइए आगे, तो ये क्या है? पूर्ववर्ती शर्त, ये उत्तरवर्ती शर्त। उत्तरवर्ती शर्तों पे क्या है? ये धारा 10 क्या करती है? शर्त को शून्य कर देती है। आगे बात करते हैं। धारा 10 संपत्ति के मालिकाना हक को स्वतंत्र रखना। मुख्य सार, मालिक का मतलब ही है बेचने की आजादी में। कानून यह मानता है कि यदि आप किसी चीज के स्वामी हैं तो आपका सबसे बड़ा अधिकार यह है कि आप उस चीज को जब चाहें, जिसे चाहें और जैसे चाहें बेच सकते हैं या किसी और को दे सकते हैं, ठीक है। इसे ही वेवन या वेवन का अधिकार कहते हैं, ठीक है, यानी कि बेचने का अधिकार कहते हैं इसी। धारा 10 इसी अधिकार की रक्षा करती है, बात को ध्यान रखना। बेचने की आजादी, देने की आजादी, अपने अनुसार उपयोग करने की आजादी है भैया। पूर्ण प्रतिबंध शून्य है भाई। ये बोला जा रहा है कि पूर्ण प्रतिबंध जो है, अगर आपने पूर्ण प्रतिबंध कर दिया तो वो शून्य माना जाएगा। धारा 10 बोलती है मैं यह अगर तुम्हें देता हूं लेकिन शर्त यह है कि तुम इसे कभी नहीं बेच सकते, यह शर्त शून्य है। क्यों? क्योंकि अगर खै उसे बेच नहीं सकता तो वह स्वामी किस बात का हुआ। यह शर्त मालिक के मूल अधिकारों स्वतंत्रता को खत्म करती है भाई। परिणाम क्या हुआ? खै घर का असली मालिक बन गया, ठीक है भाई, बन गया। अगर वह कल को इसे बेच भी देता है तो वह बिक्री यानी कि कानून सही मानी जाएगी। कै की लगाई हुई शर्त का कोई कानूनी वजूद नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। बिक्री मान्य और कानूनी रूप से सही है। अचमाल बनाम मिनिकम का केस, क्या केस था भाई? अचमाल बनाम मनिकम का केस था। इस केस में वसीयत के जरिए एक बेटा दत्तक पुत्र को संपत्ति मिली थी। तो
अचमाल बनाम मनिक्कम का केस था। इस केस में क्या बात कही थी? इस केस में वसीयत के जरिए एक बेटा यानी कि दत्तक जो पुत्र को संपत्ति मिली थी, वसीयत के जरिए क्या है, संपत्ति मिल गई थी। लेकिन साथ में शर्त थी, क्या शर्त थी? वह इसे किसी और को ट्रांसफर यानी कि बेचेगा नहीं, ठीक है, ट्रांसफर नहीं करेगा, ठीक है भाई। शर्त हटाई गई, मालिक को पूरा अधिकार। कोर्ट ने क्या बात कही भाई इस मामले में? मद्रास हाई कोर्ट ने साफ कहा कि यह शर्त धारा 10 और धारा 11 के खिलाफ है। धारा 10 कौन सी? संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 10 और धारा 11 के खिलाफ है। कोर्ट ने उस शर्त को हटा दिया और बेटे को संपत्ति का पूरा मालिक माना भाई, कि जो बेटा जो है संपत्ति का क्या पूरा मालिक है, क्योंकि वसीयत में उसको मिली है भाई, ठीक है। यानी उसे संपत्ति को कहीं भी इस्तेमाल करने या ट्रांसफर करने की पूरी आजादी मिल गई भाई, ठीक है। याद रखने के लिए एक शॉर्टकट, अगर शर्त पूर्ण है, जैसे कभी नहीं बेचा जा सकता, किसी को नहीं दे सकता, तो यह शर्त शून्य है भाई, ध्यान रखना। अगर शर्त आंशिक है, तुम सिर्फ अपने भाई को ही बेच सकते हैं या अगले 2 साल तक नहीं बेच सकते, तो कानून ऐसी शर्त को कभी कभी मान लेता है, ठीक है, सही मान लेता है। साधारण भाषा में समझे, अगर आप किसी को संपत्ति देते हैं तो उसे मालिक बनाइए, कैदी नहीं, ठीक है। संपत्ति का पूरा नियंत्रण, जहां चाहें जब चाहें बेचें भाई। अगर ट्रांसफर करने की पूरी आजादी है भाई इसमें आपको, आगे क्या कर सकते हैं आप, ट्रांसफर कर सकते हैं। कैदी बेचने की मनाही होगी, कैदी में देने की मनाही होगी, और आजादी तो आप किसी को संपत्ति दे रहे हैं तो कैदी मत बनाइए, उसको मालिक बनाइए, स्वतंत्रता दीजिए। कानून किसी भी मालिक को उसकी संपत्ति को आगे बढ़ाने या बेचने से पूरी तरह रोकने वाली शर्त को नहीं मानता, इस बात को ध्यान रखना भाई। निर्बंधात्मक संविधाएं भाई, सरल शब्द भाई, आइए देखते हैं। निर्बंधात्मक संविधाएं क्या है? कानूनी भाषा में निर्बंधात्मक संविधाओं का मतलब होता है ऐसी शर्तें जो किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति का इस्तेमाल करने या बेचने से रोकती हैं, उनको बोलते हैं निर्बंधात्मक संविधाएं। ये 2 तरह की होती हैं, पूर्ण और आंशिक भाई। मालिक का मतलब है उपयोग और बेचने की स्वतंत्रता, ठीक है। पूर्ण प्रतिबंध जो शून्य है भाई, ऐसी शर्तें जो मालिक को उसकी संपत्ति का इस्तेमाल करने या उसे बेचने से पूरी तरह से रोक दें। कानून ऐसी शर्तों को शून्य मानता है क्योंकि ये मालिक होने के अधिकार को ही क्या कर देती हैं भाई, खत्म कर देती है, ठीक है। उदाहरण देखते हैं, मैं तुम्हें यह जमीन देता हूं लेकिन शर्त रखता हूं कि तुम इसे कभी भी किसी को नहीं बेच सकते, तो आपने स्वतंत्रता कहां पे दे दी, या आपने शर्त लगा दी जो शून्य मानी जाएगी। यह शर्त कानून की नजर में मौजूद ही नहीं है क्योंकि शून्य है। वह उस संपत्ति का पूरा मालिक है और वह जब चाहे उसे किसी को बेच सकता है, तो शर्त यहाँ पे क्या हो गई, शून्य, लेकिन संपत्ति का ट्रांसफर हो गया। क्यों हुई भाई शून्य? अगर मालिक अपनी संपत्ति का इस्तेमाल या उसे बेच नहीं सकता तो वह संपत्ति किस बात की हुई, तो वो मालिक किस बात का हुआ भाई। यह शर्त मालिक के मूल अधिकार स्वतंत्रता को खत्म कर देती है भाई। मालिक का अधिकार क्या है, उपयोग करने का अधिकार और बेचने का अधिकार। पूर्ण प्रतिबंध लगाने पर न उपयोग होगा नहीं उसको बेच सकता हो, तो वो मालिक कैसा होगा। आंशिक प्रतिबंध जो मान्य है भाई, आंशिक प्रतिबंध को कभी कभी माना जाता है, केसों में मान्य भी होता है। ऐसी शर्तें जो मालिक के अधिकार पर थोड़ी बहुत सीमा यानी कि लिमिट लगाती हैं, लेकिन उसे संपत्ति का मालिक होने का पूरा अधिकार छीनती नहीं है भैया। कानून इसे वैध मानता है भाई। उदाहरण देखते हैं, ए ने ब को घर बेचते समय कहा, तुम यह घर किसी अनजान को नहीं बल्कि सिर्फ मेरे परिवार के सदस्यों को ही बेच सकते हैं। यहाँ प्रतिबंध है लेकिन ब के पास बेचने का विकल्प है। बेच तो सकता है लेकिन उनको बेच सकता हो, विकल्प तो है। उदाहरण दो, ब को घर अपने परिवार के सदस्यों को बेच सकता है, यह आंशिक प्रतिबंध है इसलिए मान्य है। उदाहरण नंबर 2, सीमित समय। ए ने ब को दुकान दी और कहा तुम इसे अगले 3 साल तक नहीं बेच सकते भाई। यह भी एक प्रकार का आंशिक प्रतिबंध है जो आमतौर पर मान्य होता है, ठीक है, क्योंकि 3 साल का क्या दिया,
समझ दिया। 3 साल बाद वह दुकान बेच सकता है, यह आंशिक प्रतिबंध है, इसलिए मान्य है। उदाहरण नंबर 3, सीमित उपयोग। ए ने ब को जमीन दी और कहा तुम इस जमीन का इस्तेमाल सिर्फ निवास यानी कि रहने के लिए करोगे, यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं लगाओगे। यह संपत्ति का इस्तेमाल सीमित कर रहा है, लेकिन उसे मालिकाना हक से नहीं रोक रहा। ठीक है, बेच सकता वही। परिणाम क्या है? वह यहाँ घर बनाकर रह रहा है, लेकिन फैक्ट्री नहीं लगा सकता, यह आंशिक प्रतिबंध है, इसलिए मान्य है। अगर शर्त पूर्ण है, जैसे कभी नहीं बेच सकता, किसी को नहीं दे सकता, तो ऐसी शर्त शून्य है भाई। अगर शर्त आंशिक है तो क्या है? वो मान्य है। सिर्फ परिवार के सदस्यों को बेच सकते हैं, 3 साल तक नहीं बेच सकते, सिर्फ नियम के लिए उपयोग कर सकते हो, तो ऐसी शर्तें मान्य होती हैं भाई। साधारण भाषा में कहें, अगर आप किसी को संपत्ति देते हैं तो उसे मालिक बनाएं, कैदी नहीं। मालिक होने का मतलब है संपत्ति का पूरा नियंत्रण, और कानून किसी भी मालिक को उसकी संपत्ति को आगे बढ़ाने या बेचने से पूरी तरह रोकने वाली शर्त को नहीं मानती भाई, इस बात को ध्यान रखना। तो आज के लिए इतना ही। हमने ये इम्पोर्टेंट बातें देखी कि संपत्ति जो है वो मालिक जो बनता है वो स्वतंत्र होता है, वो संपत्ति को बेच सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।